स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेम्बल देखा था कि एंसेम्बल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखी थी और जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि काइंड ऑफ एंसेम्बल्स, ठीक है, कि एंसेम्बल्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये डिस्कस तीनों टाइप को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे कि क्या है एंसेम्बल्स के टाइप और उनके इंटरेक्शन लेवल पे उनको डिवाइड किया जाता है तीन चीज़ों में। तो लेट अस सी। पहला है इसमें टाइप जो है द माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, सेकेंड है ग्रैंड कैनोनिकल एंड थर्ड जो है वो सेकेंड है कैनोनिकल एंड थर्ड जो है वो ग्रैंड कैनोनिकल। तो लेट अस फर्स्ट हम पहले माइक्रो कैनोनिकल को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच द सिस्टम इंटरेक्ट्स। तो माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और कैनोनिकल को उसी वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उनके जो सिस्टम्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल को लेके जो सिस्टम्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके लेवल पे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। So physical system can remain perfectly insulated from each other, interact in a variety of way. In a particular, they may exchange energy, matter or both with each other. तो एक्सचेंज होना या इंटरेक्शन टाइप होना, उसका ये दो मेन चीज़ें हैं कि या तो वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या वो मैटर, या फिर दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मतलब दो बाजू बाजू में अगर सिस्टम है तो या तो उनके बीच एनर्जी एक्सचेंज होगा या तो मैटर एक्सचेंज होगा, या इन केस दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है। तो पहला जो टॉपिक है वो है माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। सो लेट अस सी। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स इज अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए, एक पहले तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल की आपको डेफिनेशन बताई गई है कि वो किस तरह के सिस्टम्स का कलेक्शन है। एंसेम्बल एक सिस्टम का कलेक्शन होता है, लेकिन उसमें जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स हैं दे आर कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब सिस्टम्स जो हैं उसमें सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो जो है वो सेम है। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन को या हमारी थियरी को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम पार्टिकल आइडेंटिकल है वो अज्यूम कर लेते हैं। द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स आर सेपरेटेड बाय अ रिजिड, इम्परमेएबल एंड वेल इंसुलेटेड वॉल सच दैट वैल्यूज ऑफ एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम नॉट अफेक्टेड बाय ऑल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए क्या कहा गया है कि माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम्स जो है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स का सिस्टम, उनको इस तरह से सेपरेट किया है एक रिजिड और इम्परमेएबल वॉल से। एक इंसुलेटेड वॉल है, ठीक है, उससे उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि उनके बीच एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, इन तीनों में से एक भी चीज़ एक्सचेंज नहीं होगी। रादर कि तीनों चीज़ें, मतलब हर एक सिस्टम के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे यहाँ पास इस तरह से नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे। ये जो ईच बॉक्स है लेटस से वो एक सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम का जो ये पैरामीटर है, जैसे कि एनर्जी है, फिर वॉल्यूम है, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो सब में सेम होगा। लेकिन आपको ये जो बीच में लाइंस दिख रहे हैं, दिस आर द इम्परमेएबल वॉल्स। ये वॉल्स की वजह से उनके बीच ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, ना तो वॉल्यूम एक्सचेंज होगा, ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एक्सचेंज होगी, मतलब किसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो कम्प्लीटली एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम से आइसोलेटेड रहेगा। ठीक है, सो नाउ इसके लिए एक फिगर भी दिया है आपको समझाने के लिए। तो ये जिस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स का फिगर बताया गया है कि ये चीज़ जो है वो मैक्रो स्टेट है, ठीक है, और जो ये 9 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं वो सारे इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट्स हैं। तो ये जो सारे हैं वो माइक्रो स्टेट्स हैं, और जो माइक्रो स्टेट्स हैं उन सारे माइक्रो स्टेट्स में एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू तो सेम है, बट इनका जो सिस्टम है वो ऐसा बना है कि एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम में
ना तो कोई एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही कोई पार्टिकल का एक्सचेंज होगा, मैटर एक्सचेंज भी नहीं होगा और वॉल्यूम का भी एक्सचेंज नहीं होगा। कम्प्लीटली इंसुलेटेड वॉल से वो कवर्ड है। नाउ कंसिडर अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर विच द टोटल एनर्जी H एज एन फंक्शन ऑफ Q एंड P इज इक्वल्स टू E रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो हमें एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करना है कि जिसकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ना यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, H एज अ फंक्शन ऑफ Q एंड P दिखाया गया है। तो Q जो होता है जनरली, Q जो है वो प्रेजेंट करता है पोजीशन कोऑर्डिनेट और P जो है वो प्रेजेंट करता है मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों का एक फंक्शन बताया गया है इज इक्वल्स टू एनर्जी और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसा हमको बोला गया है। नाउ the locus of all such a phase point having the equal energy in the phase space is known as an energy surface और ergodic surface। तो ये एक ग्राफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए P वर्सेस Q ग्राफ, मतलब मोमेंटम वर्सेस पोजीशन का एक ग्राफ बनाया है। और क्योंकि ये जो है एनर्जी का वैल्यू देगा, एक्चुअली x इंटू पी एक्स जो होता है वो एक तरह से एनर्जी का वैल्यू देता है। तो ऐसा बताया गया है, लोकस ऑफ ऑल सच अ फेस पॉइंट हैविंग इक्वल एनर्जी इन फेस स्पेस इज कॉल्ड एनर्जी सरफेस और एर्गोडिक सरफेस। तो ये जो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे लिखा भी गया है, एर्गोडिक सरफेस ऑफ एनर्जी E मीन्स कि ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, दिस ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड और वो एक एर्गोडिक सरफेस बनता है। वैसे ही जैसे कुछ सिस्टम्स या फिर कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी E नहीं, E प्लस DE इतना होगा, लाइक थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इनका जो लोकस पॉइंट बनेगा उसको हम कनेक्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, और उसको भी जो है हम एक तरह से एर्गोडिक सरफेस बोलेंगे। एर्गोडिक सरफेस कोरस्पॉन्ड टू द एनर्जी E प्लस DE। तो जैसा कि हमने ग्राफ में देखा, दो नियर बाय हम इस तरह से सरफेस देख सकते हैं। एक जो है वो कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी E है और दूसरी सरफेस जो है वो कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी E प्लस D। दिस इज़ E प्लस D एंड दिस इज़ E। इसको जो है हम एर्गोडिक सरफेस बोलते हैं, ठीक है। नाउ अ फैमिली ऑफ सच एनर्जी सरफेसेस कैन बी ड्रॉन इन अ फेस स्पेस। कंसिडर एनी टू सच एनर्जी सरफेस E एंड E प्लस D वेरी क्लोज टू ईच अदर, और हमने उसको प्लॉट किया है इन फेस स्पेस। X वर्सेस P का था ग्राफ, तो मतलब पोजीशन एंड मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट से जो फेस स्पेस बनता है उसमें हमने ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। नाउ ईच एनर्जी सरफेस डिवाइड्स द फेस सेल इन द टू पार्ट, one on the higher and another on the lower energy, and hence they will never intersect each other। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक एनर्जी लेवल है जैसे कि E प्लस D है, तो उसकी वैल्यू कंपेयर टू दिस लेवल इट इज़ हायर, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो क्योंकि ये ज़्यादा है और इस तरह से हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो ये जो दो सिस्टम है, दो जो ग्राफ हैं इस तरह से लाइंस बन रहे हैं, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो ये आप चीज़ एक याद रखें कि इस तरह से इनका एनर्जी शेल जो है, इनका फेस स्पेस में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ एज सेम फेज वॉल्यूम इन बिटवीन देम अ सर्टेन नंबर ऑफ फेस पॉइंट आर इंक्लूडेड। तो इसमें क्या होता है कि लाइक देर आर इट इंक्लूजेस द सेम फेज वॉल्यूम इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो फेज वॉल्यूम है इनके बीच में देखिए जो आप देख सकते हैं, इट इंक्लूज द सेम फेज वॉल्यूम। आप कोई भी दो पोर्शन ले लें, लाइक सी, अगर आप ऐसे कंसीडर करते हैं, हम कोई दो पोर्शन कंसीडर करते हैं लाइक दिस, ये एक पोर्शन और दूसरा, तो ये जो है वो सेम वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे अपने अंदर, उनका वॉल्यूम सेम रहेगा और इसकी वजह से जो फेस पॉइंट है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। सो द नंबर ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ फेस पॉइंट आर इंक्लूडेड बिटवीन देम एंड द नंबर ऑफ फेस पॉइंट बिटवीन देम विल बी कांस्टेंट।
Now, according to Gibbs, a very useful ensembles can be obtained by taking energy density constant in the narrow selected energy ranges and vanishes outside. तो गिब्स ने ये चीज़ जो है एक्सप्लेन किया था कि बहुत यूज़फुल है ये मेथड अगर हम एनर्जी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट लेते हैं नैरो एनर्जी लेवल में, ठीक है, और वो जो है वैनिश हो जाता है आउटसाइड। तो यहाँ आप एनर्जी डेंसिटी लेके एंसेम्बल्स को बहुत ही बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉरी, एंसेम्बल की हेल्प से अगर ये पैरामीटर आप सेलेक्ट करके एंसेम्बल को एक्सेप्ट करते हैं तो काफ़ी इजीली जो है हम सिस्टम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी रेंज है वो इन बिटवीन दिस पॉइंट्स है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं हियर एंड हियर, तो इसके आउटसाइड जो है दैट इट इज़ गोना वैनिश, ठीक है, तो वो बाहर जो है वो वैनिश। सो नाउ द नेक्स्ट इज हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स देखे। उसके बाद जो एंसेम्बल है दैट इज़ कैनोनिकल एंसेम्बल। तो लेट अस सी कैनोनिकल एंसेम्बल किसको बोलते हैं। द कैनोनिकल एंसेम्बल इज अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। तो सेम जो है जैसा कि हमने पहले देखा था, आई थिंक माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल की जो डेफिनेशन थी उसमें हमें बताया गया था कि एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सेम है, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी था, यहाँ पे टेम्परेचर है। It is achieved by simply bringing all the system in the thermal contact with a large heat reservoir at constant temperature T, or simply by bringing all the system in the contact with each other। तो इनको कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है कि bringing all the system in thermal contact with large heat reservoir, तो इनको जो है let us see the figure कि एक लार्ज थर्मल रिजर्वायर है। आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमने प्रीवियसली देखा था, लेट अस कंपेयर दैट पिक्चर विद दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे सिस्टम ये जो सिस्टम है वो सब 9 के 9 सिस्टम एक दूसरे से आइसोलेटेड है। बट इन द केस ऑफ ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल्स, कैनोनिकल एंसेम्बल ऐसा नहीं होता। कैनोनिकल एंसेम्बल्स में इन सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट कैसे किया जाता है, इनको कांटेक्ट में कैसे लाया जाता है, इट इज़ अचीव्ड बाय सिंपली ब्रिंगिंग ऑल द सिस्टम इन द थर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विथ लार्ज हीट रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सारे जो सिस्टम है उनको एक थर्मल रिजर्वायर की हेल्प से, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है, उसकी हेल्प से उन्हें जो है कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। और वी कैन से सिंपली ब्रिंगिंग ऑल द सिस्टम इन द कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, यानी कि सारे सिस्टम को एक साथ कॉन्टैक्ट में लेके आया जा सकता है। अब इससे देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप सारे सिस्टम को इस तरह से कॉन्टैक्ट में ले आते हैं। रिमेंबर ओनली थर्मल कॉन्टैक्ट, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि दो वॉल्स जो है एक दूसरे से थर्मली कनेक्टेड हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हम पानी का ग्लास जब खुला छोड़ देते हैं हवा में, इसका मतलब एनवायरनमेंट और हमारा ग्लास, पानी का ग्लास, जैसे अगर वो पानी का ग्लास गर्म है, ठंडा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा सेम एज एन एनवायरनमेंट टेम्परेचर। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा पानी भी जो है वो लास्ट में 25 डिग्री ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में एक थर्मल कॉन्टैक्ट है। लाइक सो दे आर, उनके बीच तब तक इंटरेक्शन होता है जब तक वो एक दूसरे के एक बैलेंसिंग टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सारे सिस्टम को थर्मली कांटेक्ट में लाने का या फिर सिंपली एक दूसरे से कांटेक्ट में लाने का एम जो है वो ये है। इससे क्या होगा कि सारे सिस्टम्स जो हैं इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर कोई ये वाली सिस्टम है 40 डिग्री सेल्सियस है। आप सबको मिक्स कर रहे हैं, आप सबको थर्मल कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, इसका मतलब सारे जो सिस्टम है वो एक कम्प्लीटली एक टी टेम्परेचर, लेट अस से ये बैलेंसिंग टेम्परेचर होगा। और रिजर्वायर की बात इसीलिए की गई है क्योंकि रिजर्वायर जो होता है वो या तो हीट एब्जॉर्ब करता है
रिजर्वायर जो होता है, रिजर्वायर एक ऐसी चीज़ को ही बोलते हैं जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट है तो वो एक इटसेल्फ एक रिजर्वायर की तरह काम करता है कि उसके पास कैपेसिटी होती है इनफाइनाइट हीट को एब्जॉर्ब करने की, जैसे हमारे एनवायरनमेंट के पास है, ठीक है। थोड़ा बहुत एरिया गर्म हो जाता है अगर कभी भी फायर हो या कुछ हो, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट उस हीट को एब्जॉर्ब करने की इनफाइनाइट नंबर ऑफ हीट, इनफाइनाइट टाइम्स जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो है वो कैनोनिकल एंसेम्बल में होता है। हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में एक चीज़ बढ़ी थी, वो ये था कि एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल तीनों में से किसी का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। बट इन कैनोनिकल क्या होता है, लेट अस सी द इंडिविजुअल सिस्टम of the canonical ensembles are separated by rigid, impermeable but diathermic walls, conducting walls, diathermic conducting walls, ठीक है। तो इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ द कैनोनिकल ensembles are separated by rigid, impermeable but diathermic, मतलब कि थर्मली एक दूसरे को वो सिस्टम कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन उनके बीच में जो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर वॉल्यूम किसी तरह का, क्योंकि पार्टिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते तो वॉल्यूम एक्सचेंज का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इनकी वॉल जो है डायथर्मिक होती है और कंडक्टिंग होती है, थर्मली कंडक्टिंग होती है। नाउ एज द सेपरेटिंग वॉल्स आर कंडक्टिंग, हीट कैन बी एक्सचेंज, ठीक है। सेपरेटिंग वॉल जो है वो कंडक्टिंग होने की वजह से हीट जो है एक्सचेंज हो जाती है। और कब तक हीट का एक्सचेंज होगा, टिल दे रीच अ कॉमन टेम्परेचर T, यानी कि सारे सिस्टम एक दूसरे से के साथ इंटरेक्शन करके एक कॉमन टेम्परेचर T पर पहुँचे तब तक। कैनोनिकल एंसेम्बल सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट अ मैटर, मतलब इनके बीच टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा है। टेम्परेचर का एक्सचेंज होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि थर्मल एक्सचेंज, यानी कि एक तरह से थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल एक्सचेंज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज कैनोनिकल एंसेम्बल। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होते हैं।